नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में अगला नया टॉपिक। इससे पहले के क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, आपका स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अब हमारा जो नया टॉपिक हम चालू करने वाले हैं, ये स्केलेटल सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इससे कोई दिक्कत डाउट नहीं रहा होगा और आप लोगों को इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उसके पश्चात अब जो नया हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या आपका उत्सर्जन तंत्र। ठीक, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है सर। अब सबसे पहला बात तो ये समझना जरूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। क्या समझना है सर? एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र होता क्या है ना? तो सबसे पहला आपको ये समझना है कि सर उत्सर्जन तंत्र में ये शब्द उत्सर्जन का मतलब क्या है। देखिए, किताबी लैंग्वेज में भी आपको मैं समझा दूंगा और किताबी लैंग्वेज भी माफ करेंगे तो किताबी लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूंगा, मैं उसका दिक्कत नहीं है। मगर आप पहले समझिए कि सर आप दो चीज़ बताए थे कि सर एक हम खाना खाए हैं तो खाने से जो खाना सर पचने के बाद उससे जो रस निकला, जो मिनरल्स निकले, पोषक तत्व निकले, न्यूट्रिशन मिनरल्स निकले, वो तो सर शरीर ने खून के माध्यम से सोख लिया सर और मल को बाहर कर दिया, है ना। अब बताइए, मल तो बाहर हो गया तो मल वाला काम तो आप देख लीजिए, मल बाहर हो गया, मगर जो सोखा है उसने मतलब कि अब सोखता है उसको, जो न्यूट्रिशन पोषक पदार्थ पाचन से आपको मिला है उसको अब रक्त जो है वो ले जाकर के सभी कोशिकाओं तक देता है। हाँ सर, देता तो है सर कोशिकाओं तक। तो कोशिकाओं तक जब वो पहुंचाता है हमारा रक्त, हमारा खून जो है जब उन पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कोशिकाएं उसका यूज़ करके ऊर्जा एनर्जी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी की इकाई है, एनर्जी की करेंसी है, जब उसमें कन्वर्ट करता है तो जाहिर सी बात सर उस जो पोषक तत्व पाचन से निकला उसको कोशिका ने यूज़ किया तो उसको यूज़ करके कुछ बनाया तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकला होगा। हाँ सर, उसमें कुछ तो व्यर्थ होगा ना। हाँ सर, जैसे आप लकड़ी जलाएंगे तो लकड़ी से आग जला, आग से खाना बन गया, मगर लकड़ी से जो जला उससे वेस्ट निकला ना, राख। तो जो राख आपका निकला, जब सेल ने उस पोषक तत्व को बनाया तो उसके बाद जो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकला, समझिए, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो व्यर्थ पदार्थ है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो भाई हमारे शरीर में जितने भी नुकसानदायक पदार्थ होते हैं हमारा शरीर उनको बाहर निकाल देता है। हाँ सर, तो वैसे जितने भी देखिए जो भोजन था वो डायरेक्ट निकल गया, भोजन मल के रूप में डायरेक्ट बाहर निकल गया। अब जो पोषक तत्व थे उनसे जो वेस्ट बना वो खून में ही दौड़ रहे हैं, खून में ही घूम रहे हैं। हाँ सर, वो हमारे खून में, हमारे रक्त में रह के घूम रहे हैं सर। तो जो उसमें हमारे रक्त में, खून में जो भी चीज़ वेस्ट है जिसको हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को शरीर से बाहर करना ही आपका है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्स से एग्जिट कर देना उन चीज़ों का, उत्सर्जन मतलब उत्सर्जित करके बाहर निकाल देना उन चीज़ों को हमारे खून से। तो पाचन तंत्र की सफाई आपके मल के रूप में निकल जाती है और खून की जो सफाई है वही आप देखते हैं उत्सर्जन तंत्र के रूप में। तो दोनों क्लियर हुआ? हाँ सर, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई मल के रूप में हो जाती है और जबकि ब्लड और खून की सफाई है वो होती है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। तो सर अब बताइए कि खून में और अशुद्धि क्या क्या चीज़ है। तो आइए उस पर आ जाते हैं। पहले भी इंट्रोडक्शन पूरा समझिए, फिर तो रॉकेट जैसा क्लास चलेगा और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं ना बहुत सारे, यही नहीं बताते कि उत्सर्जन तंत्र किस चीज़ को, भाई सीधा आएंगे उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे, किडनी किडनी किडनी। अरे यार, पहले ये तो बताओ कि उत्सर्जन तंत्र सिर्फ किडनी है क्या? और मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में उत्सर्जन तंत्र मतलब सिर्फ किडनी का ही इमेज बना है कि जहाँ हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, जहाँ हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ हमको किडनी या वृक्क पढ़ना है बस। अबकी ऐसा नहीं है भाई, वो मेजर पार्ट है, उसको पढ़ना जरूरी है और हम भी पढ़ेंगे। और उससे पहले और कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आती हैं हम उनको भी देखेंगे, और कौन से वेस्ट है जिसको बाहर निकालना जरूरी है हम उनको भी देखेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ।
ये आपका ह्यूमन का मुंह है। हाँ सर। सर ये जो खाना फूड से खाया, छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये हो गया बाहर। सर ये तो बाहर हो गया, तो इसका बात तो अपन नहीं कर रहे हैं, इससे जो वेस्ट बना है तो बाहर हो गया। ठीक। हाँ सर। चलिए, तो इसका बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हो गया क्लियर। ठीक। फिर आइए इसी पे। सर जो मुंह से खाना खाए सर, ये सर आपके इसोफेगस में आया, यहाँ से अमाशय में आया, यहाँ छोटी आंत में आया, छोटी आंत में घूमते हुए बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत से होते हुए बाहर हो गया। ठीक है सर। तो जो मल था खाना वो तो बाहर हो गया, तो ये तो बाहर हो गया। हमारा पर सर छोटी आंत तो बड़ी आंत से सर एब्जॉर्ब किया जाता है। सर एब्जॉर्ब करते हैं सर, अवशोषण करते हैं किस चीज का सर? इसके पाचन से जो रस मिलता है पोषक तत्वों का सर, पोषक पदार्थ का सर, जो खाना के पचाने के बाद मिलते हैं सर, वो क्या मिलते हैं सर? सर कार्बोहाइड्रेट से सर आपका मिलता है सर आपको ग्लूकोज। सर कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलता है ग्लूकोज। सर प्रोटीन से मिलता है आपको अमीनो अम्ल। सर आपको फैट से मिलता है सर फैटी एसिड, ये वसीय अम्ल। इन्हीं को सर ये पचने के बाद ये बन जाता है, इन्हीं का सर ये अवशोषण कर लेता है सर छोटी आंत तो बड़ी आंत से। और इसको ये अवशोषित कौन करता है सर? रक्त कूपिकाएं, रक्त वाहिकाएं अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद उसको पहुंचाती है कहाँ सर? सेल तक पहुंचाती है सर। ये रक्त वाहिकाएं इनको पोषक पदार्थों को सेल तक, कोशिका तक पहुंचा दी है। सेल है आपका। सेल सर इन पोषक पदार्थों को यूज करके एनर्जी बनाता है सर, एनर्जी बनाएगा सर एटीपी के रूप में। और सर यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, अब यहाँ से जो वेस्ट निकला, कोशिका से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, वेस्ट प्रोडक्ट निकला, इसको फिर हमारे रक्त वाहिकाएं अपने अंदर ले लेंगी कोशिका से, और फिर इसको लेकर के शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों के माध्यम से बाहर निकालेगी। तो सर अब आते हैं इस नलिका पे। अभी बता दिया, अब इस नलिका पे आ जाएंगे। ये नलिका मान लीजिए आपका रक्त नलिका है, वो ब्लड वेसल है वो। उसमें सर एक तो सर वेस्ट प्रोडक्ट है क्या? सर अब बता दें कि सर जो ग्लूकोज पहुंचा है यहाँ से, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप जलाएंगे तो सर वो ऑक्सीजन जल के क्या बनता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे खून में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है सर? एक सर CO2 है सर। ठीक है सर। दूसरी बात, आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लिए तो आपको सर पानी भी है सर आपके बॉडी में तो सर वाटर भी वेस्ट के रूप में, जो यूरिन के, छोड़िए पानी मत लिखिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड सर, पहले इतना आप देखिए। ठीक है सर। तो सर ग्लूकोज वाले से आप देखिए, ग्लूकोज के पाचन के लिए, ये सबका पाचन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब आते हैं अमीनो अम्ल, जो कि प्रोटीन से निकलता है। इसका जब पाचन होता है तो अमीनो अम्ल से बनता है, पाचन होकर के जब अमीनो अम्ल का पाचन होता है तो उससे बनता है आपका NH3 अमोनिया। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 डाइऑक्साइड। शांति से सुनते चलिए, पूरा कहानी समझ में आएगा। हाँ सर। ठीक है सर। तो भाई अमोनिया तो सर विषाक्त पदार्थ है, इसका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है, इसको सर बॉडी में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला बात तो ये कि सर आपको ये पता चला कि अमोनिया हमारे खून में कहाँ से आया सर? अमीनो अम्ल, प्रोटीन का पाचन होने के बाद उससे अमीनो अम्ल जो बना, उसी अमीनो अम्ल से अमोनिया बना। ठीक है सर। तो अमोनिया को सर हमारे शरीर से बाहर करना जरूरी है सर। ठीक है। तो सर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन डाइऑक्साइड ये रक्त वाहिका, यहाँ से पतली पतली रक्त वाहिका जो निकली हैं वो उसको ले जाएगी, पहुँचाइए ऐसे फेफड़े तक। ये रक्त वाहिका से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त वाहिकाओं से फेफड़े तक पहुँच जाएगा, और फेफड़े से होकर के आपके नाक से बाहर चल जाएगा। तो सर कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़े से होकर के आपके नाक से बाहर हो गया सर। तो इसका काम हमने कर दिया क्लियर। हाँ सर। अभी अमोनिया सर कैसे शरीर से बाहर जाएगा? तो अमोनिया का ना सर शरीर से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है सर। अमोनिया का शरीर से बाहर जाने का कोई डायरेक्ट माध्यम है ही नहीं। अरे सर, अगर आपके शरीर से अमोनिया बाहर निकलने का कोई माध्यम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, तो सर फिर ये कैसे हमारे शरीर से बाहर जाएगा सर? ये तो हमारे शरीर के लिए जहरीला हो जाएगा सर। तो आइए देखते हैं। इसलिए तो पता है भगवान एक नंबर के दिमाग वाले थे, वो बोले अमोनिया बाहर नहीं जाएगा तो क्या हुआ बेटे? इस अमोनिया को हम किसी और रूप में कन्वर्ट कर देंगे, इसको किसी और फेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक। हाँ सर। तो अमोनिया के साथ यही कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, इसी अमोनिया के साथ इसी कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं,
और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, एक एंजाइम की सहायता से ये प्रोसेस होता है, उसे बोलेंगे यूरिएज। क्या? यूरिएज। ठीक, यूरिएज, एस या एज, ठीक, दोनों लिख लेंगे जो भी लगेगा। तो यूरिएज जो है उस एंजाइम की एक एंजाइम है। ये एंजाइम बताया था, कोई भी ऐसा रस जो बहिर्स्रावी ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है वो एंजाइम कहलाता है। तो सर यूरिएज कौन छोड़ता है? यूरिएज छोड़ता है आपका लीवर, बोले तो यकृत। सर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड यूरिएज जो कि यकृत से निकल रहा है, तो लीवर जो है, यकृत जो है, देखिए बोला था ना लीवर का बहुत काम है आपके शरीर में, इसलिए ड्रिंक मत कीजिए, तो सब काम आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो सर जो लीवर है सर, ये एक एंजाइम छोड़ता है सर, जिसे यूरिएज कहते हैं। वो यूरिएज सर इस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिला करके, दोनों से मिला करके बना देती है आपकी NH2CO, NH2। तो इसका NH के लिए एक NH लिए एक और CO का CO। तो सर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके बनाता है NH2CO, NH2, और इसे ही कहते हैं आपका यूरिया। यूरिया। तो सर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है सर। सर कौन कर देता है सर? सर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ये लीवर। यूरिएज की सहायता से अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर यूरिएज एंजाइम की सहायता से जो लीवर है वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और यूरिया जो है ना सर, अब वो हमारे खून में फिर मिल जाएगा, फिर हमारे खून में आ गया यूरिया बना, भाई खून भी चल जाएगा। लीवर इसको बनाता जरूर है यूरिया को। तो पहला क्वेश्चन ये कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है? तो सर यूरिया का फॉर्मूला आता है एग्जाम में NH2CO, NH2। और आपको याद रहे सर अमोनिया इसको मिला के बना रहा है, तो इन दोनों से ही बन करके मिल करके बना होगा। ठीक है सर। सर यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो सर निर्माण जो है सर फॉर्मेशन जो है यूरिया का फॉर्म कौन कर रहा है? शुरू है सर आपका लीवर। मगर निर्माण करने के बाद ये वापस फिर से खून में डाल दिया सर, फिर से ये यूरिया चला गया खून में सर। ये रक्तवाहिकाएं थी, फिर से आपके ब्लड की कुंडलिका में चली गई, ब्लड वेसल में चली गई, रक्त में चली गई। ठीक है सर। सर हमारे इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार आपके लिए, ये उड़ा दिया मैं। ठीक, चलिए अब वहां से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले एक बार समझेंगे आप। एक्सक्रीटरी या उत्सर्जन सिस्टम या तंत्र, ठीक। हाँ सर, पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं। आगे आपको आधा फ्लो चार्ट बना, फिर पूरा बना दूंगा सर। अब यूरिया कन्वर्ट हो गया सर, यूरिया में कन्वर्ट हो गया आगे सर। ये यूरिया का फॉर्मूला है सर NH2CO, NH2। और सर वापिस से ये यूरिया जो है सर आपकी, ये आपकी मिल गई सर आपके ब्लड में। सर यूरिया भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है सर, और ब्लड में मिल गई तो खून आपको सर जहरीला हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा सर। ये मिल गई किसमें आके सर? ब्लड में, खून में मिल गई यूरिया आकर के। ठीक है, तो खून इसको ना, ये खून जो किससे बहता है? रक्त नलिकाओं से बहता है। ये ब्लड वेसल है, रक्त नलिका है, रक्त नलिका है। इसके थ्रू यही यूरिया वाला खून बहते हुए, ये यूरिया वाला ब्लड है, यूरिया वाला ब्लड बहते हुए चल जाएगा किसके पास सर? अब ये चल जाएगा सर आपके किडनी के पास। ऐसा नहीं, ऐसा बनाते हैं सर। ये अब आपके चल जाएगा सर आपके सर किडनी के पास चल जाएगा सर। मान लीजिए किडनी के पास चला गया। अब किडनी के पास जब गया तो यूरिया को ये किडनी रक्त से फिल्टर कर देता है, और उसमें एक एंजाइम को रक्त से, जो देखिए ब्लड तो पूरा जा रहा है, मगर ब्लड से यूरिया को अलग से निकालने के लिए जो किडनी जिस एंजाइम का उपयोग करता है उसे कहते हैं आप रेनिन। तो रक्त से यूरिया को अलग करने के लिए, निकालने के लिए रेनिन नाम से जो एंजाइम है उसका उपयोग करता है आपका किडनी या वृक्क, या किडनी वृक्क है, ये यूज करता है इसका। हाँ सर, ब्लड से यूरिया को निकालने के लिए।
तो यूरिया निकल के आपके आगे किडनी में, ठीक है सर, ऐसे यूरिया रहता है, समझो। हाँ सर, अब ये किडनी में आ गया, किडनी का फंक्शन ऐसे समझिए, अभी बाकी तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे हम। सर यहाँ से जब ये फिल्टर हो जाएगा, इसके अंतर्गत सर बहुत सारा आपका नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो ये उसको याद रखें, नेफ्रॉन है सर। तो ये जो यूरिया है ये पहुंचेगा आपके नेफ्रॉन तक, और यहाँ रक्त से छान लिया, रक्त से फिल्टर कर लिया, इसीलिए रक्त को फिल्टर करने का काम, रक्त के छानने का काम कौन करता है, तो करता है किडनी। आपको पता चल गया, हाँ सर। और ये नेफ्रॉन जो इसके अंदर छोटे छोटे, इस एक किडनी में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात ऐसे बहुत छोटे 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 छोटे, मैं इसे 10 से 15 लाख आप घुसेड़ दीजिए इसे डॉटेड, उतने इसके अंदर नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में 10 से 15 लाख आपके नेफ्रॉन होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन ये क्या करते हैं, यही नेफ्रॉन जो है ये इस यूरिया को, जो यूरिया आया है और उसको रेनिन की सहायता से किडनी ने अपने अंदर ले लिया है, ब्लड से छान लिया है, उस नेफ्रॉन ये इस यूरिया को पानी के साथ मिला देता है, H2O पानी के साथ मिला देगा, और दोनों को मिला करके बना देता है यूरिन। यूरिन, और यूरिन को आपके फिर छोड़ता है आपके मूत्राशय में, मूत्राशय में, यूरिन ब्लैडर में। यहाँ सब समझिए कि आपके नेफ्रॉन से एक पाइप आया, अब वो आपके आके कहाँ जुड़ रहा है, ये नेफ्रॉन से एक पाइप आया, समझिए, वो क्या आके आपके जुड़ गया इसमें मूत्राशय में। मूत्राशय जैसा बोलेंगे यूरिन ब्लैडर, ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर। और यहाँ से ये यूरिन जो इसमें भरेगा, पूरा भरते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा। फिर जैसे एक लिमिट आएगा इसका, बताएंगे कितना इसकी कैपेसिटी होती है, कितनी इसकी लिमिट होती है। और एक लिमिट के पश्चात इस जो मार्ग पतली से नली दिख रही है, जिसे आप बोलेंगे मूत्र मार्ग, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा, इससे सर जो यूरिन है वो आपकी सर बाहर हो जाएगी। अर्थात अब आप समझ गए हैं कि सर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके, यूरिया को यूरिन में कन्वर्ट करके शरीर से बाहर निकाला जाता है। अर्थात कितना बड़ा प्रोसेस है, जिसमें एक जगह लीवर का यूज़ हो रहा है, यकृत का यूज़ हो रहा है आपके यूरीज एंजाइम की सहायता से, और यहाँ से दूसरा आपका किडनी में रेनिन एंजाइम की सहायता से आपका उसको यूरिन में कन्वर्ट किया जा रहा है। सर रेनिन एंजाइम से एक बार आपको और एक क्वेश्चन याद दिला दूं। सर अब बताए थे कि रेनिन एंजाइम दो जगह सुनने मिलता है, एक आपका किडनी में रेनिन देख लिए, और एक आपका अमाशय जो होता है सर, अमाशय सर बोले तो, अमाशय बोले तो स्टमक सर, अमाशय सर, इसकी भी दीवारों से सर आपको रेनिन एंजाइम का नाम सुनने मिलता है, जो कि पेप्सिन के साथ सुनने मिलता है, जो कि आपका सर प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। तो रेनिन नाम से दो एंजाइम आप सुनेंगे, एक आपका अमाशय स्टमक में, एक आपका किडनी के पास। तो रेनिन दो जगह याद रखेंगे, ठीक है सर। वैसे एमाइलेज बताया था सर, एक लार में एमाइलेज आता है और एक आपका पैंक्रियाज अग्नाशयी रस में एमाइलेज आता है। तो एमाइलेज को भी दो जगह याद रखेंगे, मुख में लार ग्रंथि से, और अग्नाशय पैंक्रियाज में भी आपको याद रखेंगे, ठीक है सर। तो ये आपको पूरा काम हो गया, यूरिन कैसे बनता है, कैसे उसका नाम निर्माण होता है, आपको सब पता चल गया। तो आइए एक बार आपको फ्लो चार्ट शुरू से लास्ट तक रिवीजन करवा दूं मैं। तो आइए, इसको क्यों मिटा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब एक काम करते हैं, इसी को जोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक है ना भाई, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको क्यों छोड़ना आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है सर, ये यूरिया बन गया। यूरिया कौन बनाता है सर, यूरिया बनाने के लिए सर यहाँ बीच में रहेगा सर आपका लीवर या यकृत, आपका यकृत या लीवर। सर लीवर यकृत जो है सर, ये यूरिएज एंजाइम की सहायता से
एंजाइम की सहायता से अमोनिया प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके आपका बनाता है NH2CO NH2 यूरिया। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सर हम सांस लिए ऑक्सीजन, और जो पच के हमारा जो खाना निकला वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अमोनिया कहाँ से मिला था सर? ग्लूकोज जब दहन हुआ, भोजन का जब पोषक तत्वों का सेल यूज़ किया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकला। कार्बोहाइड्रेट में जब ग्लूकोज को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, आप ऐसे समझिए। और जब आप प्रोटीन को जब आप पाचन होता है तो उससे अमीनो अम्ल निकलता है, उसी अमीनो अम्ल से आपका अमोनिया बनता है। तो अमीनो अम्ल से एमिनो एसिड से का पाचन जब हो जाता है, सेल जब यूज़ कर लेता है तो उसी से आपका अमोनिया निकलता है, और अमीनो अम्ल आपका प्रोटीन के पाचन से निकलता है। ये पाचन से बनता है आपका अमीनो अम्ल। तो भोजन में जो आप प्रोटीन खाएंगे, और प्रोटीन कहाँ होता है सर? भोजन में खाते हैं, भोजन में हम लेते हैं प्रोटीन। तब जब भोजन में प्रोटीन लेंगे, भोजन में आप प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन का यहाँ पे पाचन होगा। शुरू सुनिए, आपने भोजन में प्रोटीन लिया, प्रोटीन का पाचन हुआ, पाचन होकर अमीनो अम्ल बना, तो प्रोटीन के पाचन से हमको क्या मिलता है? अमीनो अम्ल। यहाँ एक क्वेश्चन, अमीनो अम्ल का जब सेल जो है छोटी आंत से अमीनो अम्ल बन गया, इस अमीनो अम्ल को रक्त वाहिकाएं छोटी आंत से एब्जॉर्ब कर लिए, अवशोषित कर लिए, और अवशोषित एब्जॉर्ब करने के पश्चात इसको पहुंचा दिया आपके सेल तक। तो सेल तक पहुंचाया तो इस अमीनो अम्ल से का सेल यूज़ करने के बाद उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो निकला आपका ये अमोनिया। ये अमोनिया है, ठीक, हाँ सर। तो अमोनिया जो था उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल, क्योंकि अमोनिया हमारे शरीर से डायरेक्ट बाहर नहीं हो सकता, कोई साधन नहीं है, इसलिए अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को यूरिएज एंजाइम की सहायता से जो हमारा लीवर था इसने कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, और फिर इसी यूरिया को आप देख रहे हैं, यूरिया को ब्लड में वापस छोड़ दिया आपका। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि यूरिया का निर्माण कौन करता है? तो सर लीवर और किडनी करता है। ठीक, लीवर, किडनी नहीं, लीवर ये यकृत करता है और उसे ब्लड में डाल देता है, और ब्लड से फिर यूरिया को कौन निकालता है? तो सर वो किडनी निकालता है। ठीक है सर, ठीक। तो अब जो यूरिया यहाँ पे आ गया, इसको सर ब्लड में डाल दिया, ब्लड से फिर इसका छान के, इसको फिल्टर करके छान के रेनिन एंजाइम की सहायता से जो किडनी था, जो वीक किडनी है, ये अपने अंदर लेके आ गया, और उसी में देखेंगे यूरिया के साथ इसकी जो नेफ्रॉन संरचना है जो कि फिल्टर का काम करती है, छानने का काम करती है खून को, इसको ब्लड को, अर्थात ब्लड का फिल्ट्रेशन या आपका कार्य कौन करता है? तो किडनी करती है, याद रखेंगे। फिर उसकी कार्यात्मक इकाई कौन है? किडनी की नेफ्रॉन है। तो रेनिन की सहायता से ब्लड में उपस्थित यूरिया को किडनी ने अलग कर लिया, और फिर नेफ्रॉन की सहायता से उस यूरिया में जल मिला करके यूरिया प्लस जल अर्थात यूरिन में कन्वर्ट कर दिया। यूरिन को कन्वर्ट करने के बाद अपने पेल्विस माध्यम से उसने इसको, ये पेल्विस बोलते हैं, इसको पेल्विस रीजन बोलते हैं, किडनी से निकलता है जो मूत्र लेकर के, उसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, पेल्विस मत लिखिए, पेल्विस तो रीजन है, पढ़ाया इसलिए याद आ रहा है। तो किडनी से नली के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से आपके वो मूत्र मार्ग, मूत्राशय में यानी यूरिन ब्लैडर में वो आपका यूरिन आ जाता है। ये यूरिन आ गया, अब एक सर्टेन लिमिट के बाद, कुछ क्षमता के बाद वो आपको बोलेगा कि भाई आपको लग चुका है मूत्र, आप जाइए यूरिन। तो आपको एहसास होगा कि हमें यूरिन करना चाहिए। फिर मूत्राशय से मूत्र मार्ग अर्थात यूरेथ्रा के थ्रू, ये यूरिन ब्लैडर मतलब मूत्राशय, यूरेथ्रा मतलब जहाँ से थ्रो होकर के निकल रहा है। तो याद रखने के लिए कैसे सर, जहाँ से थ्रो होकर निकल रहा है तो यूरेथ्रा, थ्रा से थ्रो, तो जहाँ से यूरिन निकलता है वो यूरेथ्रा, जहाँ जमा होता है वो यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय। तो यहाँ से आपका यूरिन बाहर हो गया, और यूरिन के साथ आपका यूरिया भी बाहर हो गया। तो मूत्र में सब सिर्फ क्या आपका यूरिया और पानी होता है? ये क्वेश्चन है तो नहीं, इसमें हल्की मात्रा में यूरिक एसिड भी होगा, कुछ छोटे छोटे मिनरल्स भी होंगे, है ना, सोडियम पोटेशियम, कुछ मिनरल्स भी होंगे, और भी कुछ निकलती है, मगर मुख्य रूप से उसमें पानी और यूरिया ही रहते हैं।
जो कि अकेले अपने आप में शायद ये 95-97% रहते हैं 100% में से, और 2-3% कुछ और चीज़ें रहती हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि मेरे शरीर में कैसे, मैं कहाँ से खाना खाया और खाना से यूरिन का निर्माण होते तक आप पूरा हमको सर सिस्टमेटिक वे में पूरा बायोलॉजी हमको समझा दियो सर, और कैसे यूरिन का निर्माण होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आप सबको ध्यान रखना है। इसमें हर एक पेज में, ये पेज अपने आप में ही कंप्लीट है, आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों का ज्ञान का कपाट खुला होगा और आप समझ पाएंगे कि हाँ सर कैसे रियल में हमारा बॉडी का सिस्टम काम करता है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, यही समझने वाला बात था। इसके आगे तो फिर सब चीज़ पानी पानी है, तो आज दिन है पानी पानी पानी। चलिए, तो हम आते हैं अब आपके, हाय रे एक सांस में पूरा बोला भाई, 25 मिनट थोड़ा पानी पी लेने दो। हाय रे, चलिए अब मैं आपको लिखवाता हूँ सर उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीटरी क्या होता है। तो बुक के लैंग्वेज में तो ऐसे समझा दिया, बुक के लैंग्वेज में देख लीजिए, क्वेश्चन हालांकि नहीं आएगा फिर भी। शरीर द्वारा उपापचयी क्रियाओं के उपरांत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना उपापचयी क्रियाओं के बाद। तो सर ये उपापचयी क्रिया, ये मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया मतलब बताया था आपको कि सर मेटाबॉलिज्म जो होता है उसे उपापचयी कहते हैं। तो इसलिए उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिज्म क्या है, तो यही है मेरे दोस्त। बताया कि जो अमीनो अम्ल बना था प्रोटीन से, उसका जो कोशिका जो सेल था उसका जो यूज़ करके वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनाया, तो उसका जो यूज़ किया ना, उसका जो यूज़ कर लिया, यूज़ करके जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाया अमोनिया, यही जो यहाँ प्रोसेस है यही है आपका उपापचय। क्लियर हो गया? हाँ सर, तो यहाँ की जो क्रिया है ये दोनों के बीच में आएगा सर आपका। इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा और लिख देता हूँ उसको भी, कि सेल जो है यहाँ पे आएगा सेल, यहाँ पे आएगी आपकी सेल या कोशिका। इस अमीनो अम्ल को यूज़ करके, ऐसा नहीं, इस अमीनो अम्ल को जो सेल या कोशिका है आपकी वो यूज़ करके उसको आपका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनियम कन्वर्ट करेगी। तो जो प्रोसेस है यही है आपका उपापचय, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। तो आपको समझ में आ गया सर, जो हमारी सेल थी, कोशिका थी, सर हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, वो इस अमीनो अम्ल का जो प्रोटीन के पाचन से मिला था, रक्त वाहिका के माध्यम से आया था, इसका सर उपयोग करके ऊर्जा बना लिया, और ऊर्जा बनाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको सर अमोनिया के रूप में छोड़ दिया। तो ऊर्जा का बनाना, इस अमीनो अम्ल से अपने ऊर्जा का एटीपी का निर्माण करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना, तो उपापचय मतलब एटीपी का निर्माण करना। सर एटीपी क्या है? ये ऊर्जा करेंसी है, ऊर्जा की इकाई है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, उसको अभी मत जानिए। और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देना आपका, ये आपका उपापचयी क्रिया है। तो अब उपापचयी मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छे से आप समझ गए। फिर यहाँ से अमोनिया बन गया, फिर तो आगे आप कहानी जान ही रहे। ठीक, चलिए इसी को आपको मैं शॉर्ट ट्रिक में एक बार समझा देता हूँ। ये हो गया। चलिए, क्या इतना बार समझेंगे यार, वैसे तो काफ़ी है, नहीं समझ में आया तो फिर से खोल के समझिएगा। ठीक, चलिए तो आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, अर्थात शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ, उसका बाहर निकालना ही आपका जो है वो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, तो मल तो डायरेक्ट निकल गया डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो वो इसमें नहीं आएगा, मगर इसको लिख देता हूँ डेफिनेशन में। आप क्या लिखेंगे कि उपापचयी ये आपका मेटाबॉलिज्म, जो कि एक प्रोसेस है पचे हुए पोषक पदार्थ से ऊर्जा बनाने का। तो उपापचयी डेफिनेशन क्या होगा ये लिखा रहा हूँ, क्रिया के पश्चात या आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म
प्रोसेस ऑफ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट बना है, उसको ह्यूमन बॉडी से बाहर करना, बॉडी या शरीर से बाहर करना ही बाहर करना ये आपका कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक, तो उत्सर्जन तंत्र क्या है, डेफिनेशन भी आपको पता चल गया, और इतने अच्छे से डेफिनेशन आपको कोई नहीं बताया होगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, शरीर से बाहर करना ही आपका क्या कहलाएगा, उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। तो उपापचयी क्रिया के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है उसको शरीर से बाहर करना ही आपका उत्सर्जन तंत्र है। सर ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होता है, तो इस पे हम आते हैं, चलिए गौर कीजिएगा। सर वेस्ट प्रोडक्ट में आपके क्या क्या होते हैं, आप सिर्फ यूरिन देखे मगर नहीं, यूरिन ही नहीं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको शुरू में बताया था। सर सबसे पहला वेस्ट प्रोडक्ट सर CO2 है सर, ठीक है सर। ठीक सर, दूसरा है सर आपका यूरिया, जिसको आप सुने यूरिन के रूप में। ठीक, दूसरा सर आपका यूरिया है सर, यूरिया, इसको ऐसे नहीं लिखता हूं। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका हो गया NH2, ताकि आपको बार बार याद हो जाए यूरिया का फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है CONH2। इसको लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका यूरिया ही है, यूरिया का फॉर्मूला है यूरिया। फिर तीसरा आपका हो जाएगा सर आपका पसीना, स्वेट, ठीक। और इसके अलावा और क्या ले लेंगे इसमें अपन, फिर लेंगे अपन इसी में यूरिन, तो यूरिन मतलब मूत्र। ठीक, मुख्य रूप से, और छोटी छोटी चीजें हैं बाकी सब इसके साथ मैनेज हो जाती हैं। मुख्य रूप से आपको शरीर से मेटाबॉलिज्म के बाद आपको शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना होगा, सर यूरिया बाहर करना होगा, सर पसीना बाहर करना होगा, और सर आपको यूरिन आपको बाहर करना होगा। ठीक है, ये सर वेस्ट प्रोडक्ट है। सर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना सर, इसको तो हम सर बाहर कर देते हैं, किसके सहायता से इसको सर हम बाहर कर देते हैं, अपने फेफड़े या लंग्स की सहायता से। सर किसकी सहायता से, फेफड़े लंग्स की, किसके माध्यम से सर, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, श्वसन तंत्र के माध्यम से। श्वसन तंत्र हम अलग से पढ़ेंगे, एक चैप्टर है पूरा, तो कुछ चीज़ आपका नहीं छूटने वाला है, तब आप यहाँ और अच्छे से देख लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर हो रहा है। ठीक है सर। दूसरा आता है सर यूरिया को, सर अमोनिया से यूरिया बनाता कौन है सर, वो बनाता सर आपका यकृत या लीवर। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किया, अर्थात ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने में सहायता कर रहा है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका यकृत भी आता है, लीवर भी आता है, और ये क्या करता है, ये आपका अमोनिया से यूरिया बनाता है। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, यूरिया का तो आप जान ही रहे। सर पसीना है, ये भी हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के साथ साथ जो सॉल्ट होते हैं कुछ जिसका जरूरत नहीं है, इसलिए पसीना आपको खट्टा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट है, जैसे NaCl होता है ना, तो ऐसी कुछ सॉल्ट को शरीर से बाहर करना होता है, इसलिए पसीना भी आपका अपशिष्ट में आता है, वेस्ट प्रोडक्ट में आता है।
ठीक, जो कि आपके स्किन की सहायता से, त्वचा की सहायता से, त्वचा या स्किन की सहायता से बाहर हो जाता है। ठीक, और लास्ट में जो खून में जो यूरिया आ गया उसको सर छान करके रेनिन एंजाइम की सहायता से, यहाँ यूरियस एंजाइम उपयोग होता है, यहाँ सर आपका रेनिन एंजाइम उपयोग होता है। तो यहाँ आपका कौन यूज करता है मूत्र को बाहर करने का? सर वो करता है आपका वृक्क या सर किडनी। तो यूरिन बना करके, उस यूरिया को यूरिन बना करके आपका वृक्क या किडनी शरीर से मूत्र के रूप में बाहर कर देता है। ठीक, हाँ सर, क्लियर हुआ? हाँ, तो इतना आप समझ चुके हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो आपको पता है, हम सर सांस में छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल गया फेफड़े की सहायता से। उसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से वो फेफड़े तक पहुँचता है और वहाँ से फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से शरीर से बाहर जाता है, तो हम देख लेंगे उसमें। सर यूरिया वाला यकृत आप पूरा पढ़ा चुके थे, उसका एक और काम हम यहाँ पे यकृत का, लीवर का देख लिए कि सर अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट करता है आपका यूरिएज एंजाइम की सहायता से। तो सर उसके लिए कुछ काम कर दो ताकि हमको यहीं पे याद रहे और वो कभी फिर भूले ना हम। चलिए, तो उसको भी लिख देता हूँ आप लोगों के अलग से कि यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो है आपका यूरिएज ठीक है सर। और सर उसी साथ यूरिन जो है, जो कि रक्त से यूरिया को निकाल के वृक्क में डाल के छानती है, यहाँ पे एक एंजाइम का सहायता लिया जाता है। ये अपने आप में क्या है सर? ये एक एंजाइम है यूरिएज, ENZYME। बस यहाँ भी एक एंजाइम का उपयोग होता है जिसको आप देखेंगे सर, वो है आपका रेनिन। सर रेनिन, और यही रेनिन जैसा नाम आपको सर स्टमक में भी देखने को मिलता है। ये भी क्या है सर? ये भी एक एंजाइम है, ये भी सर एक एंजाइम है। अर्थात पूरे इस प्रोसेस में हमको सिर्फ 2 एंजाइम का नाम याद रखना है, उसके साथ यूरिया को जोड़ के रखना है, यकृत को जोड़ के रखना है, इसके साथ किडनी को जोड़ के रखना है, बस सर एंजाइम है। ठीक है सर, तो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना है ये सब आपको पता चल गया कहाँ से निकलता है। स्किन में निकलता है, स्किन में इसके माध्यम से कुछ लवण निकलते हैं, कुछ सॉल्ट निकलते हैं, इसलिए आपको जब आप पसीने को चाटते हैं तो खट्टा खट्टा स्वाद आता है। मतलब उसमें सिर्फ पानी नहीं, उसमें कुछ लवण और सॉल्ट भी है, तो वह लवण वह सॉल्ट होते हैं जो आपके शरीर में अपशिष्ट के रूप में होते हैं। या आपके तापमान को कंट्रोल करने के लिए तो पसीना निकलता ही है, मगर उसमें सॉल्ट रहेंगे तो वो आपके अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर होते हैं। वही सॉल्ट आपके यूरिन के माध्यम से बाहर होते हैं, पसीने के माध्यम से बाहर होते हैं। तो कुछ लवण या सॉल्ट इसके माध्यम से बाहर होते हैं जो कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर, ये हम समझ गए सर। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तब आपका इसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे, पूरा श्वसन तंत्र में। ये आपको पता ही चल गया, यकृत वाला बता दिया, पसीना कैसे निकलता है तो नॉर्मल पता है, बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब हमको जो पढ़ना है, इतना सब जानने के बाद, वो अब आना है आपके वृक्क या किडनी में कि वो कैसे उससे निकालता है, कैसे फिल्टर करता है, नेफ्रॉन कैसे दिखता है, नेफ्रॉन की संरचना कैसी है, किडनी कैसे दिखती है, किडनी कैसे काम करती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, वो सब चीज़ का संरचना हम अब देखने वाले हैं। तो अब हम जाएंगे आपके किडनी की ओर, आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, हो गया। तो आपको ये एक फ्लो चार्ट बनाया था मैं, ये आपको यहाँ पे ये बता दिया शरीर में क्या क्या कैसे, क्यों उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा क्या है वो ये बता दिया हूँ, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ वो क्या होते हैं ये बता दिया हूँ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है वो आपको बता दिया हूँ कि जो सेल है, जो कोशिका है, वो पोषण तत्वों के ऊर्जा बनाने के बाद जो वेस्ट बचता है, तो पोषण पदार्थ से ऊर्जा बना लेना और उससे वेस्ट को निकाल देना, वही आपका मेटाबॉलिज्म है, वो भी आपको बता चुका हूँ। और बॉडी, शरीर तो आप जानते हैं आपका ह्यूमन बॉडी है, तो ठीक है। अर्थात अब यहाँ एकक शब्द से भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं आप लोगों को अब सिस्टमेटिक वे में वो लिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो चलिए, मैं तो आपको समझा दिया हूँ, फिर भी उसी को लिख देता हूँ सिस्टमेटिक वे में। चलिए लिख लीजिए आप लोग। सर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन युक्त गंदगी
युक्त गंदगी, ये अगर आप अपने मेंस में बना के आ जाए तो पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा, एक नंबर नहीं काट सकता, जो कि होता है आपका NH3 या अमोनिया, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये हमको कहाँ से मिलता है सर? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद सर ये हमको मिलता है। ठीक, हाँ सर। सर इस अमोनिया को सर आपका लिखेंगे यूरियस एंजाइम। ठीक है, यूरियस एंजाइम। इस अमोनिया को यूरियस एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाता है कहाँ पे सर? यकृत और लीवर में। तो लिखेंगे आप, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर यकृत या लीवर है, ये मान लीजिए ये आपका यकृत है या लीवर है। इसी में इस यूरियस एंजाइम की सहायता से, ठीक है, ये यकृत या लीवर इस अमोनिया को मिलाता है आपका CO2 से और प्रोडक्ट आपको बना करके देता है NH2 CO NH2, जिसे आप जानते हैं यूरिया के रूप में। और फिर इसी यूरिया को वापस आपके रक्त में या ब्लड में डाल देता है आपका। ठीक है, तो यूरिया युक्त आपका रक्त और ब्लड जो है, फिर इसमें से आपका एक एंजाइम की सहायता से, वो एंजाइम कौन है? वो एंजाइम है सर आपका रेनिन। इसको रेनिन को डबल NIN लिखे, R सिंगल NIN लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेनिन एंजाइम की सहायता से यूरियस एंजाइम किया, तो रेनिन एंजाइम की सहायता से जो आपका है कौन है सर? सर आपका है यहाँ पर सर वृक्क या जो किडनी है वहाँ तक आती है। और इसी यूरिया युक्त ब्लड युक्त जो यूरिया है, इसमें रेनिन एंजाइम की सहायता से जो वृक्क और किडनी है वो आपका इसी यूरिया को आपका लिखते हैं यहाँ किडनी में ही आपका यूरिया को आपका पानी बोले तो H2O से मिला करके यूरिन यानी मूत्र में बदल करके मूत्राशय में भेज देता है, और मूत्राशय से फिर वो मूत्र मार्ग की सहायता से बाहर हो जाता है ह्यूमन शरीर से। तो चलिए, आपको सिस्टमेटिक वे में यकृत का संरचना ऐसा होता है, इसलिए ऐसे बनाया हूँ मैं। ठीक, चलिए, तो ये सब तो आपको पता चल गया। अब हम इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपका जो यूरिया है वो खून से फिल्टर होकर के छन करके आपका किडनी में आ रहा है, और वहीं से रक्त शुद्ध हो रहा है। तो इसलिए हमको किडनी को जानना जरूरी है, तब हम आएंगे आपके किडनी पर। ठीक है, मगर किडनी को हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले आप देखिए कि क्या सर जितने लोगों के शरीर में ऐसा मेटाबॉलिज्म होता होगा, क्या सबके सब में शरीर में सर अमोनिया ही बन के निकलता होगा, या सब में यूरिया बन के ही निकलता है क्या सर? तो बताता हूँ कि नहीं। इसका आंसर है नहीं। कुछ जीव जंतुओं के शरीर में जो अमोनिया है, ये सीधा अमोनिया के रूप में ही बाहर हो सकती है, उसका यूरिया में बदलना जरूरी नहीं है। ठीक, कुछ शरीर में अमोनिया के रूप में बाहर हो गई, कुछ शरीर में आप देख रहे हैं यूरिया के रूप में बाहर हो गई। ठीक है, हाँ सर। कुछ शरीर में यूरिक अम्ल के रूप में बाहर हो जाएगी, और कुछ में कुछ और स्पेशल देखने मिलेगा। तो चलिए, वो भी आप जान लीजिए। इसके साथ ही साथ तो आते हैं हम आपके नेक्स्ट पेज पर। लिखेंगे आप
कि नाइट्रोजनस वेस्ट के आधार पर, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के आधार पर, अपशिष्ट के आधार पर, अपशिष्ट के आधार पर, अपशिष्ट के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, कि कौन सा जीव किस रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है वो देखेंगे। तो जीवों का वर्गीकरण, फिर हम लास्ट में अपने किडनी नहीं पाएंगे, ह्यूमन बॉडी पाएंगे, क्योंकि हमको उसको ही जानना है, मगर ऊपर ऊपर जहाँ सब जानकारी होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट को किस बेसिस पर, कि नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के आधार पर किस किस रूप में बाहर निकालते हैं, नाइट्रोजनस अपशिष्ट के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को किस किस रूप में, कोई नाइट्रोजन के, कोई अमोनिया के रूप में, कोई यूरिया के रूप में, कोई यूरिक एसिड के रूप में, कौन सा जीव बाहर करता है किस रूप में, उसके आधार पर जीवों को बांटा गया है आपके 4 खंड में। किसमें सर? 4 खंड में। पहला आप लिख लेंगे, मैं आपको बता दूं इमेज के साथ ही, चलिए यहीं पे लिखता हूं आपके लिए मैं। पहला आप लिखेंगे अमोनिया के रूप में जो शरीर से बाहर करते हैं वेस्ट को, वो आपके कहलाएंगे अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। तो अमोनिया के रूप में जो शरीर से वेस्ट को बाहर कर दें, जैसे हमारे मानव शरीर में अमोनिया को हम बाहर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अमोनियोटेलिक तो नहीं होंगे। तो जो अमोनिया को सीधे अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर कर देते हैं, अमोनिया को सीधे अमोनिया के रूप में बाहर कर देते हैं, वो है आपके अमोनोटेलिक। ठीक है। दूसरा सर आपका यूरिया के रूप में कोई बाहर करता होगा सर, यूरिया के रूप में। तो जो यूरिया के रूप में बाहर करता है आपका यूरियोटेलिक। बहुत सिंपल है सर, इतना ही जी। हाँ भाई, आपके लिए सिंपल बनाया गया इसलिए आपको सिंपल लग रहा है, जबकि आपको इससे पहले पता था क्या ये चीज़, वो वाली बात है, आप देखेंगे। ठीक है सर। सर यूरिक एसिड आप बताए थे सर, तो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में जो नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकाले वो कहेंगे आपके यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। और कुछ जो है गुआनो के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, गुआनो के रूप में। ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक आप सुने थे, मरिया नहीं सुने, इसलिए इसको स्पेशली लिखेंगे गुआनो के रूप में जो शरीर से बाहर निकालते हैं वेस्ट को, वो है आपके गुआनोटेलिक। ठीक है। हाँ सर। अब मुद्दा आता है सर कि अमोनियोटेलिक में कौन आते हैं, यूरियोटेलिक में कौन आते हैं, यूरिक अम्ल में कौन आते हैं, गुआनोटेलिक में कौन आते हैं। ये शब्द आता है आपके सामने। हाँ सर, ये तो बहुत जरूरी शब्द आ गया कि किसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो चलिए आपको हम वही बता देते हैं। तो बताने के लिए मैं आपके सामने थोड़ा इमेज दिखा दूं ताकि आपको ध्यान रहेगा भाई। तो लिखेंगे हम आपका अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या बना हुआ है सर, यहाँ सबसे पहले ही बना हुआ है आपका अमोनोटेलिक में एक मेंढक दिख रहा है, ऑक्टोपस दिख रहा है। ठीक। हाँ सर। सर NH3 अमोनियम में एक मछली दिख रही है, तो पता चल रहा है कि किसमें कौन कौन सा जीव है। हाँ सर। ठीक। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं, तो डायग्राम अच्छा था आप लोगों के लिए। यहाँ देख लेते हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। कोई क्लियर डायग्राम हो तो आ जाओ भाई। ये ठीक है। चलिए, ये डायग्राम आपको अलग से समझा दूंगा मैं, फिर यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको हम काटते हैं, इस पेज पे नहीं दूसरे पेज पे हम इसको समझेंगे।
और फिर इसको हम यहाँ पे आपको लिख देंगे। ठीक है, चलिए आप समझा रहे हो तो दिक्कत नहीं है सर, उसका तो समझ में आना ही है सर। तो आइए, जब आपको इतना विश्वास है तो अच्छी बात है। सर लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म से क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो देखिए दिखा रहा है कि सर प्रोटीन से सर NH2 अमोनिया ग्रुप वाला नाइट्रोजन युक्त वेस्ट निकलता है। न्यूक्लिक एसिड से सर आपका वैसी वो वेस्ट निकलता है ना। फैट से सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है। तो अब देख रहे हैं कि सर क्या क्या वेस्ट बन रहा है मेटाबॉलिज्म से, पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन युक्त ग्रुप वाला बनता है। ये भी आप याद रखेंगे, एक क्वेश्चन हो गया। हाँ सर, अब देखेंगे यही कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यही आपको हर जगह देखने मिलेगा। देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब जगह देखने मिल रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर। सर यहाँ लिखा है अमोनिया, यहाँ लिखा है यूरिया, यहाँ लिखा है यूरिक। सर अमोनिया निकला तो क्या मछली अमोनोटैलिक है? मैं बोलूँगा यस, ठीक है सर। सर यूरिया लिखा है तो क्या जेब्रा यूरियोटैलिक है? मैं बोलूँगा यस। और सर यूरिक लिखा है तो क्या सर पक्षी जो है वो यूरिकोटैलिक है? मैं बोलूँगा यस। हाँ हाँ और हाँ। मगर मुद्दा तक सर ठीक है, ये जानवर तो आप दिखा के बता दिए तो हमको पता चल गया, कोई और जानवर दे दिया तो हम कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन आया ना दिमाग में। यही बस यही बच्चे हमारे मार खाते हैं और यही हमारे टीचर जो है बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। आइए मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं। आप ध्यान रखेंगे कि सर अमोनिया जो है ना, ये आप समझ गए पहले चित्र से? तो हाँ सर समझ गए। तो अमोनिया को याद रखेंगे सर, अमोनिया जो है ना, इसको शरीर से बाहर निकाले के लिए ना कॉन्सेप्ट, इससे सब चीज बन जाएगा आपका, जितने मोनोटैलिक सब बन जाएंगे। बस ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ध्यान से सुनेंगे आप। सर जो अमोनिया जो वेस्ट है ना सर, NH3 सर, NH3 अमोनिया, सर ये अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना है ना तो बहुत पानी का आवश्यकता पड़ता है, बहुत पानी का। किसका सर? बहुत सारा वाटर का, बहुत सारा पानी का, बहुत सारे जल का आवश्यकता पड़ता है। तो आप बताइए दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी, सबसे ज़्यादा जल किस जीव जंतु के पास है? तो सर जो भी आपके सर नदी में, समुद्र में रहते हैं वो। तो बस आंसर मिल गया आपको कि जितने भी नदी या समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो अपने शरीर से मेटाबॉलिज्म वेस्ट जो कि अमोनिया है, उस अमोनिया को बाहर करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के रूप में बाहर करते हैं। अर्थात पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं अपने शरीर से अमोनिया बाहर करते हैं, क्योंकि अमोनिया के बाहर करने के लिए आसपास आपके पानी बहुत होना चाहिए, पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है अमोनिया को डायरेक्ट अमोनिया के रूप में निकालने के लिए। ठीक है सर, पानी का तो काम खत्म सर। ये आपका, ये पानी थमा लीजिए, ये आपका सर पानी था सर, और इसी पानी के ऊपर सर ये जमीन है सर, यहाँ मेरे घर और है सर, पेड़ है सर, ये आपका पानी है सर, इसमें मछली है सर। ठीक है सर, तो पानी वाला जितने होंगे सब क्या हो जाएंगे सर आपके? ये हो जाएंगे सर आपके अमोनोटैलिक। तो लिख रहा हूँ अमोनिया वाले हो जाएंगे, NH3 हो जाएंगे पानी वाले। ठीक, हाँ सर, ये पानी वाले हो गए खासकर। अब आप कहते हैं दूसरे पर, सर ये स्थल पे आ गए, यहाँ सर मैं रह रहा हूँ, हंस रहा हूँ सर, मस्त, हाँ हाँ हाँ। सर इसमें बहुत सारे जीव जंतु है सर, जानवर है, अर्थात जमीन पर रहने वाले जितने भी आपके कौन है, स्तनपाई है। स्तनपाई कौन सर? वैसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं। अपने स्तन मतलब होता है जो हम जैसे माँ अपने माता का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, तो हम भी स्तनपान किए हुए हैं, तो हम भी स्तनपाई हैं, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं अपने स्तन से। तो जितने भी ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, जो जमीन पर खासकर आपको देखने मिलेंगे, वो सब के सब आपके क्या होंगे? अपवादों को छोड़कर जो विशेष आप ध्यान, सब के सब आपके हो जाएंगे सर अमोनिया के बाद। हम अमोनिया को किस में बदले थे सर? अमोनिया को सर हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाकर यूरिया में बदले थे, तो सब आपके हो जाएंगे अमोनिया के बाद यूरियोटैलिक। अर्थात हम आदमी हो तो, जेब्रा हो तो, कोई और भी जानवर हो तो, सब के सब जितने जमीन पर रहने वाले जानवर हैं सब आपके हो जाएंगे यूरियोटैलिक। क्योंकि सर यहाँ पानी बहुत तो नहीं है, मगर जमीन में फिर भी पानी हमको मिल जाता है ठीक ठाक, इसीलिए सर आपके यूरियोटैलिक। ठीक है, यहाँ बहुत पानी, यहाँ थोड़ा कम पानी, अब एकदम ही कम पानी, अर्थात यूरिकोटैलिक। वैसे जीव जंतु होते हैं पानी खत्म, जमीन खत्म। अब ऊपर आएगा आपका
आसमान, पानी खत्म, जमीन का नाम आपके आगे आसमान, अर्थात आकाश में उड़ने वाले, जहाँ पानी की कमी है, रेगिस्तानों में रहने वाले, एकदम रेगिस्तान के टीले में रहने वाले जो जीव जंतु दिखेंगे आपको, वो सब होते हैं जिनमें और पानी कम हो गई, वो हो जाते हैं आपके, जैसे कि यहाँ कोई चिड़िया उड़ रही है मान लीजिए, वो सब आपके हो जाएंगे आपके यूरिक से यूरिकोटैलिक। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए, जहाँ बहुत पानी हो वो सारे जीव अमोनिया छोड़ते हैं तो अमोनियोटैलिक, जहाँ थोड़ा कम पानी हो मतलब जमीन पर पानी से हटकर वो यूरियोटैलिक, यूरिया वाले। बहुत कम पानी हो, जैसे पक्षी बहुत कम पानी पीते हैं अपने शरीर में, है ना, क्योंकि उनको उड़ना है, तो उनका शरीर ज़्यादा पानी पी लेंगे तो भारी हो जाएगा तो उड़ नहीं सकेंगे, इसलिए बहुत कम पानी पीते हैं, मतलब बहुत कम पानी इनको मिलता है। तो कम पानी जहाँ उपलब्ध हो, जैसे रेगिस्तान, जैसे उड़ने वाले पक्षी, उनको दूर दूर तक उड़ना है तो कम पानी पीते हैं, रेगिस्तान वाले कम पानी पीते हैं क्योंकि उनके भाई पानी है ही नहीं। तो जितने भी वैसे जानवर है सब आपके हो जाएंगे सर आपके यूरिकोटैलिक। और सर आपका सबसे लास्ट हो जाएगा, सर आप सब तो बता दिए, पर चलिए इसी को बताऊं, फिर लास्ट में आपको लेके आऊँगा मैं कि सर गुआनोटैलिक क्या है, उस पर लेके आ जाऊँगा मैं। तो आप देख रहे हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट बोनी फिशेस, जितने भी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स हैं अर्थात ऐसे जलीय जीव जिसके कशेरुकीय रीढ़ की हड्डी नहीं है, ठीक है ना, उनके, ऐसे जलीय जंतु जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं है वो सब आपके, और छोटी छोटी जो फिशेस हैं वो मछलियां, वो सब आपके अमोनोटैलिक आते हैं, क्योंकि एक्वेटिक माने समुद्र जल पानी वाला बात किया है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं जल माध्यम, ज़्यादातर इससे क्लियर हो जाएगा। सर यूरियोटैलिक में लिखा है मैमल्स माने स्तनधारी, स्तनपाई, मोस्ट एम्फीबियंस सर कौन होते हैं, सर जो आपके जल में भी रह सके और जमीन पे भी रह सके, जैसे मगरमच्छ हो गए, है ना, वैसे जो भी जीव आते हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे सर, वो सब आपके कार्टिलेजिनियस फिशेस, या ऐसे फिशेस जो कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं वो छोड़ दीजिए सर, ऐसे कोई भी जो जल और थल दोनों में रह सक रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी अगर जैसे मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, वो सब आपके सर यूरियोटैलिक होते हैं, और जो जमीन पे है वो तो रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतर कि स्थल माध्यम में रहने वाले, ठीक, स्थल माध्यम में रहने वाले, टेक्निक है समझने के लिए। और यूरिकोटैलिक एनिमल्स बर्ड्स एंड अदर रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स, तो जो बर्ड्स माने चिड़िया, रेप्टाइल्स माने जो सरीसृप होते हैं आपके, जैसे सांप वाप हो गए, है ना, सांप वाप हो गए, रेंगने वाले जो भी जीव है, सब जो भी रेंगता है आपका, जैसे सांप रेंगता है वैसे जितने भी जीव हैं, रेप्टाइल्स, सरीसृप, इंसेक्ट माने कीड़े, ये आप देखेंगे कि रेप्टाइल्स इस वर्ग में लेंगे, जो मगरमच्छ बोल रहा था मैं, इधर इस वर्ग में ले लेंगे, ठीक है, या उसको देख के बता दूंगा मैं, चलिए, हाँ वो इसमें आ जाएंगे, ये रेप्टाइल्स मतलब जैसे सांप वाप हो गए वो सब, ठीक है, हाँ, तो चिड़िया, रेप्टाइल्स माने सांप, इंसेक्ट्स माने कीड़े, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, इसको स्काई माध्यम लिख रहा हूँ ताकि समझने के लिए, आकाश माध्यम, ये मीडियम में रहने वाले, कीड़ा जैसे उड़ता है, कीड़ा उड़ सकता है, हाँ सर बहुत सारे कीड़े उड़ते हैं, चिड़िया उड़ सकती है, हाँ उड़ सकती है, बस जो रेप्टाइल्स है सांप, उनको छोड़ के इसमें याद रखना है रेप्टाइल्स माने सरीसृप, ठीक है, वो सब आपके क्या हो जाएंगे सर, यूरिकोटैलिक हो जाएंगे। तो यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक और अमोनोटैलिक आपको क्लियर हो गया होगा। यह याद रखेंगे आप सर। एम्फीबियन, ऐसे एम्फीबियन मतलब जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं, तो लिख देता हूँ एम्फीबियन। यहाँ रेप्टाइल को अलग से लिख दे रहा हूँ, बाकी तो आपको पता चल ही गया है। रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप वर्ग के लोग। एम्फीबियन मतलब आपका जल थल दोनों में रहने वाले, जल प्लस थल दोनों में रहने वाले, ठीक। तो अब आपको कोई भी जीव जंतु का नाम दे, पानी के अंदर रहने वाले किसी भी जीव का बात करें आप मैक्सिमम समझ जाएंगे कि सर अमोनोटैलिक होगा, जमीन पर रहने वाले जितने जीव का बात करें समझ जाएंगे यूरियोटैलिक होगा, सर आकाश में उड़ने वाले जिनको बहुत कम पानी पीते हैं, जैसे पक्षी उनको दूर तक उड़ना है तो बहुत कम पानी पियेंगे, कीड़े मकोड़े बहुत कम पानी पीते हैं, रेप्टाइल जो रेगिस्तान में रहते हैं, सरीसृप जो हैं जैसे सांप वाप हो गए, लोग बहुत कम पानी पीते हैं, ये सब आप क्या जाएंगे यूरिकोटैलिक में। तो अब आपको क्लियर हो गया सर, जल माध्यम, स्थल माध्यम और आपका नभ या आकाश माध्यम, नभ, ठीक।
ठीक है, चलिए तो उसमें आप लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। लिख लीजिए एग्जाम्पल आप मेरे साथ। सर इसमें लिखेंगे आप खासकर फिश मतलब मछली, और आपका फ्रॉग मतलब मेंढक, और जितने जलीय जीव हैं सब के सब, ठीक, जो कि आपके बिना रीढ़ की हड्डी के होते हैं उनका बात कर रहे हैं, मेंढक को छोड़ करके। तो मछली मेंढक में आप याद रखिए, मछली और आपका मेंढक, अर्थात जिनको बहुत ज़्यादा पानी की प्राप्ति हो, पानी आसानी से मिल जाए। पानी को बस ध्यान में रखेंगे कि जहाँ ज़्यादा पानी मिले वो अमोनिया छोड़ेंगे, ठीक। हाँ सर, यूरिया कौन छोड़ेंगे? जो थोड़ा कम पानी मिले, जैसे कि आपके मैमल्स या स्तनधारी, मैमल्स या स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो स्तन धारण किए हुए हैं, अर्थात जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे जो जीव जंतु इसके अंदर खास कर आएंगे। यूरिकोटैलिक में आप लिखेंगे खासकर बर्ड्स मतलब पक्षी, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, सरीसृप, ठीक। हाँ सर। और लास्ट आपका ग्वानोटैलिक आप देखेंगे, जो कि ग्वानिन के रूप में अपना छोड़ते हैं, ठीक। तो ग्वानो लिखा उसको आप लिख लेंगे ग्वानिन, समझाने के लिए लिखा था वहाँ पे, सो लिख लीजिए ग्वानिन। तो वो किसके रूप में छोड़ते हैं? ग्वानिन के रूप में अपना वेस्ट निकालने वाले ग्वानोटैलिक। और इसमें आप लिखेंगे सर आपका एक है स्पाइडर, ये अलग है इसलिए इसको अलग लिखवा रहा हूँ, मतलब मकड़ी। और एक आपका है सर स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, ठीक। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें आप देखते हैं सर यहाँ पे इंसेक्ट्स लिखा हुआ है, कीड़े भी यूरिक टैलिक है, तो उसको भी लिख लीजिए यूरिकोटैलिक में इंसेक्ट्स कीड़े, ठीक है। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ इसके पश्चात अब आपको इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको कभी दिक्कत डाउट नहीं होगा। और आपको कहीं कोई तो बोलेगा अमोनोटैलिक क्या छोड़ते हैं? अमोनिया छोड़ते हैं। यूरियोटैलिक क्या छोड़ते हैं? यूरिया छोड़ते हैं। यूरिको बोलेगा, यूरिको बोलेगा तो यूरिक अम्ल छोड़ते हैं। ग्वानोटैलिक बोलते तो ग्वानिन छोड़ते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। जैसे हम अपने मूत्र में यूरिया निकालते हैं, वैसे ये सब अपने मूत्र में यूरिक एसिड, ये ग्वानिन और ये आपका अमोनिया निकालते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इससे एक चित्र दिखा करके समझा दिया हूँ मैं, तो आप लोगों को इससे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और उसमें हम आगे बढ़ते हुए आपके, अब ये सब हम समझ चुके हैं, ऊपर वाला जितना ज्ञान चाहिए था मिल गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपका किडनी और वृक्क के अध्ययन करेंगे और सीधा हम समझेंगे आपके मानव तंत्र में अब कैसा आपका उत्सर्जन या फिल्ट्रेशन होता है यूरिया का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतने डिटेल में समझा रहा हूँ, इतने एक चीज़ को बारीकी समझा रहा हूँ कि कोई चीज़ बनता कहाँ से, फूड से बनते हुए आपका, फूड से आपको बनते हुए यूरिन तक कैसे पहुँचा, फूड से निकलने वाला प्रोटीन यूरिन में कैसे बदला, वहाँ से आपको समझाते हुए आ रहा हूँ। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा पूरे बेस के साथ, जीरो से लेके पूरे अंत तक, ए टू लेके जेड तक। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। और अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं मोटिवेटेड होकर के और मोटिवेट हूँ और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।